नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और बहुत ही स्वागत करता हूं मैं आपका आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की अलग-अलग यूनिवर्सिटी में इस समय चल रही है एग्ज़ाम, और आप ये भी जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में चल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो जिसके तहत स्टूडेंट्स को जो है वोकेशनल सब्जेक्ट भी चॉइस करना था और अब उसकी एग्ज़ाम भी देना है। तो मैं आज का वीडियो जो है वो लेकर के आया हूँ सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, ऑल स्ट्रीम के सेकंड ईयर के स्टूडेंट, मतलब कि वो बीए के हों या बीएससी के हों या बीकॉम के हों, किसी भी स्ट्रीम के हों, तो उन्होंने अगर वोकेशनल सब्जेक्ट या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व विकास अगर लिया है, तो उनके लिए आज मैं ये क्लास लाया हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम पास आ गई है और टेंशन में भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, और उन्होंने मुझे कमेंट में कहा है कि सर जो है व्यक्तित्व विकास की एक क्लास हमें चाहिए, जिसमें आप शॉर्ट में हमको एक तरीके से सारे सिलेबस का टूर भी करा दीजिए और ऐसा कुछ हमें बता दीजिए कि हम उसके बारे में अच्छे से अच्छा लिख सकें एग्ज़ाम में। तो आज मैं ये क्लास आपके लिए लाया हूँ ताकि आप जो है इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनें, और इसको जो है ध्यानपूर्वक बार-बार सुनेंगे, इस वीडियो को आप बार-बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको ये चीज़ मन में ध्यान में रहेगी, जिससे कि आप पेपर में बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसे कि दोस्तों आपका जो व्यक्तित्व विकास का जो पेपर है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो पेपर है, इसमें आपको टोटल है 3 यूनिट। तो ये 3 यूनिट अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आपको जो है फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट जो है उसमें आपको पढ़ना रहेगा व्यक्तित्व की गतिकी या डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये आपका पहला टॉपिक है। डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या होता है या व्यक्तित्व की गतिकी क्या होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व रहता है, इसका एक हिस्सा तो ऐसा रहता है कि जो स्थिर रहता है, और एक हिस्सा जो रहता है वो अस्थिर होता है। वो कैसे होता है कि आपने जब देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर साधारण तौर पे बैठा हुआ है, तो वो वो साधारण तौर पे अगर बैठा है तो वो जो रूटीन लाइफ में जो उसकी एक्टिविटी करता है, तो वो उसके नेचर के अकॉर्डिंग वो एक्टिविटी करेगा। पर यदि उसको कुछ किसी स्पेशल परिस्थिति में डाल दिया जाए, यदि मान लीजिए कि वो किसी परेशानी में आ गया या अचानक से उसके साथ कुछ हादसा हो गया, तब उसका नेचर कुछ अलग रहेगा। या उससे किसी ने मान लीजिए झगड़ा कर लिया, तब वो अग्रेशन उसका बाहर आ सकता है। या कभी वो जो है किसी से बात कर रहा है, या फिर उस समय उसको किसी बात का बुरा लगा, तो उस समय उसका नेचर थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। तो हर व्यक्ति का समय के अनुसार जो है नेचर भी चेंज होता है। एक उसका नेचर नॉर्मल नेचर एक होता है, अलग होता है, और एक जो उसका टाइम के अकॉर्डिंग जो नेचर रहता है, समय के अकॉर्डिंग जो नेचर रहता है, वो नेचर अलग होता है। तो मैं इसकी एक जनरल आपको परिभाषा अगर बताऊं, तो व्यक्तित्व गतिशीलता एक व्यापक शब्द है जो व्यक्तित्व के विकास और अभिव्यक्ति में शामिल सभी प्रक्रियाओं, तंत्रों और परिवर्तनों को शामिल करता है। तो कहने का मतलब यही है कि व्यक्तित्व का जो व्यक्तित्व की जो गतिशीलता होती है, ये क्या होती है? ये व्यक्तित्व के विकास और अभिव्यक्ति में शामिल सभी प्रक्रियाएं, तंत्रों और परिवर्तन, मतलब कि जो परिवर्तन होता है वो भी उसमें ऐड होता है। अब मैंने वो जो चीज आपको बताई कि स्थिर तौर पे उसका पहलू अलग है और अस्थिर तौर पर उसका पहलू अलग होता है। जैसे कि उसका जो व्यक्तित्व है वो नॉर्मल जब वो स्थिर रहेगा तो वो उसका एक स्वभाव जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, और एक जब वो अस्थिर कब रहेगा, जब स्थिति जन्य जो भी स्थिति उसके सामने, जो भी कंडीशन उसके सामने रहेगी, उसके अकॉर्डिंग उसका नेचर रहेगा। आगे बात करते हैं कि नेचर में कैसे उसके परिवर्तन आता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति है वो उसके बालपन में रहेगा तो उसका नेचर कुछ अलग रहेगा, फिर वो बड़ा होएगा तो उसका नेचर कुछ अलग होएगा, फिर वो और बड़ा होगा तो उसका नेचर चेंज होएगा। तो टाइम के अनुसार भी उसका नेचर जो है चेंज होता है। स्थिति जन्य प्रभाव से तो ये मानते हैं कि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार भी बदल सकती है। उसके बाद में आत्म विनियमन, तो इसमें क्या होता है
कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है उसके नेचर को हाइड भी कर सकता है, कि भाई मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक शर्मिला व्यक्ति जो है वो आमतौर पर शांत रहता है, पर एक सहायक समूह से अधिक बातूनी हो सकता है। तो वो एक पॉइंट पे जो है वो बहुत ज्यादा बातूनी भी अपने आप को शो कर सकता है। तो महत्व क्या होता है? व्यक्तित्व गतिशीलता का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन कारण सिद्धांतों को समझने का प्रयास करता है जो मनुष्य के जीवन में नेविगेट करने के तरीकों को नियंत्रित करते हैं, और ये समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तित्व कैसे काम करता है। तो ये चीज इसकी है। उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो अपना इसमें जो टॉपिक है उसको अपन डिस्कस करते हैं। अब अगर अपन नेचर की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं एवं उसके डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं, प्रकृति एवं निर्धारक की बात करते हैं, तो व्यक्तित्व यानी किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के विशिष्ट तरीके का एक संयोजन है। तो क्या होता है, अपन जानते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनैलिटी क्या होती है, कि वो कैसा सोचता है, वो क्या महसूस करता है और वो कैसे व्यवहार करता है, उसका ये सब जो तरीके हैं एक विशिष्ट तरीके होते हैं। हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है कि वो अलग तरीके से सोचता है, वो अलग तरीके से महसूस करता है, वो अलग तरीके से व्यवहार करता है। तो तरीकों का एक संयोजन है जो जन्मजात और अर्जित दोनों कारकों से प्रभावित होता है। तो जैसे कि अपन जानते हैं, अगर नेचर की बात करें, व्यक्तित्व के नेचर की बात करें, मतलब कि किसी व्यक्ति के नेचर की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कि आपका जो फर्स्ट यूनिट है, मैं आपको एक बार और बता दूं स्टूडेंट्स कि आपका फर्स्ट यूनिट है, उसकी टैग लाइन जो मेन लाइन वो क्या है, कि वो आपको बताना चाह रहे हैं कि व्यक्तित्व की गतिकी। व्यक्तित्व की गतिकी का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति जो है उसके व्यक्तित्व में अलग अलग चरण में क्या क्या बदलाव आते हैं। एक चरण होता है उसका स्थिर वाला, कि उसका जो नॉर्मल कंडीशन में उसका क्या नेचर है, और एक समय के अनुसार उसका नेचर क्या है, एक कंडीशन के अनुसार उसका नेचर क्या है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद में अब हम बात कर रहे हैं कि व्यक्तित्व की प्रकृति की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं। तो व्यक्तित्व की प्रकृति का मतलब क्या होता है, अद्वितीयता, मतलब कि यूनिक, कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्वितीय है जो उसके सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के विशिष्ट तरीके को दर्शाता है। तो नेचर की बात करें, अगर किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात करें, नेचर की बात करें, तो एक तो वो यूनिक होता है कि भाई वो जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, उसके सोचने की तरीके भी अलग है, उसका काम करने का तरीका भी अलग है, उसके व्यवहार करने का तरीका भी अलग होता है। उसके बाद में स्थिरता, दूसरा पॉइंट है इसका स्थिरता। मतलब कि मैं जो पॉइंट आपको बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को अगर बार बार सुनेंगे, आपको मेन पॉइंट्स जो मैं बोलता हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि जब आप आंसर लिखते हैं तो कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो एक कोने से लिखना स्टार्ट करते हैं कॉपी में, तो वो दूसरे पॉइंट तक लिखते रहते हैं। वो बीच में ना तो पैराग्राफ बनाते हैं, ना ही पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। तो आप जब पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं करेंगे तो जो चेक करेगा कॉपी, उसको कैसे समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है। क्योंकि एक एक कॉपी की एक एक लाइन अगर पढ़ने जाएगा तो कभी कॉपी चेक ही नहीं हो पाएगी। तो आप याद रखें कि जब नेचर ऑफ पर्सनैलिटी पूछा जाए तो पहला तो आपका नेचर है अद्वितीयता, मतलब कि यूनिकनेस। दूसरा है स्थिरता, मतलब कि उसकी स्टेबिलिटी की बात हो रही है, कि व्यक्तित्व अपेक्षाकृत स्थिर होता है, हालांकि ये जीवन भर के अनुभवों को प्रभावित हो सकता है। सामाजिकता, व्यक्तित्व सामाजिक संदर्भ में व्यक्त होता है और ये अन्य लोगों के साथ व्यक्ति के संबंधों को प्रभावित करता है। तो सामाजिकता मतलब कि समाज के साथ जब व्यक्ति रहता है तो उसका नेचर भी अलग अलग हो सकता है। उसके बाद में व्यक्तित्व के निर्धारक, इसमें ही आपका एक पॉइंट था, जैसे व्यक्तित्व की गतिकी के अंदर आपको पहला जो पॉइंट पढ़ना था वो था
प्रकृति। तो प्रकृति में आपको अभी नेचर जो बता चुका हूं कि व्यक्ति की जो प्रकृति कैसी होती है, एक तो अद्वितीय होती है, एक स्थिरता होती है, एक सामाजिकता होती है और एक होती है अंतर्निहित और अर्जित। अंतर्निहित मतलब कि कैसी होती है, जो जन्म से ही आती है, और अर्जित कैसी होती है, जो उसके अनुभव से उसको मिलती है। दूसरी तो ये पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि अगर आपसे पूछा जाता है कि व्यक्तित्व के नेचर जो है उसको समझाइए, तो नेचर के बारे में आप बताएंगे कि नेचर में ये 4 पॉइंट आपको समझाने रहेंगे: अद्वितीयता, स्थिरता, सामाजिकता, अंतर्निहितता और अर्जित। अंतर्निहित और अर्जित। उसके बाद में अब बात करते हैं व्यक्तित्व के निर्धारक, मतलब कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी की अपन अगर बात करें तो ये क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी जो है ये क्या होता है, इसके निर्धारक कौन से होते हैं? प्रकृति के जो व्यक्ति जो है, व्यक्तित्व के निर्धारक कौन होते हैं? पहला निर्धारक होता है जैविक कारक। तो जैविक कारक कौन कौन से हो सकते हैं? किसी के जो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसको कैसे अपन डिटरमाइन कर सकते हैं? तो पहला है जैविक कारक। तो जैविक कारक जो रहते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं कि भाई ये थोड़ा सा मैं एक बार और आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि निर्धारक किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो किन किन चीजों पे निर्धारित होता है। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, इससे पहले क्या पढ़ा था कि व्यक्तित्व की प्रकृति या नेचर कैसा होता है। अब अपन बात कर रहे हैं निर्धारक, कैसे निर्धारक होता है। तो पहला कारक है इसका जैविक कारक, जो कि जेनेटिकल होता है। जेनेटिकल कैसे होता है कि एक तो होता है अनुवांशिकता से। तो मतलब कि क्या है, मान लो माता पिता से विरासत में मिले जीन व्यक्तित्व के विकास में भूमिका निभाते हैं। तो मतलब कि माता पिता के जो जीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफॉर्म होती है दूसरे बच्चे में, तो वो कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते ही लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। फिर दूसरा होता है मस्तिष्क संरचना। मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। फिर दूसरा जो निर्धारक है, पहला निर्धारक था आपका कौन सा था, इसको मैं आपको बोर्ड पे लिखूं क्या? लिख देता हूं, मैं एक काम करता हूं। तो अगर अपन बात करें व्यक्तित्व के निर्धारक, ये है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसके कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं? एक पहला होता है जैविक कारक। तो इसमें तो आ गए आपके जो अनुवांशिक कैरेक्टर जो माता पिता से उसको मिलते हैं, और मस्तिष्क की जो संरचना रहती है और कार्यप्रणाली व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। दूसरा कारक होता है, पहला तो जैविक हो गया, दूसरा होता है सामाजिक कारक। अब सामाजिक कारक कौन सा होता है? जैसे कि परिवार का वातावरण, पालन पोषण करने का तरीका और माता पिता के साथ तो संबंध व्यक्तित्व को आकार देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसके फैमिली में उसको कैसा क्या माहौल मिला, उसके अकॉर्डिंग वो व्यक्ति काम करेगा। संस्कृति, तो मतलब कि सबके सांस्कृतिक मूल्य जो है अलग अलग होते हैं, उनकी मान्यताएं अलग अलग होती है, उनके व्यवहार व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। तो मतलब कि सामाजिक कारक में आपका हो गया एक तो परिवार, कि परिवार से उसको क्या संस्कार मिलते हैं। संस्कृति, उसकी संस्कृति कैसी है। सामाजिक समूह, सहकर्मी समूह, मित्र और अन्य सामाजिक संबंध व्यक्तित्व को आकार देते हैं। मतलब कि उसके मित्र कैसे हैं, वो व्यक्ति जो है उसके सहकर्मी कैसे हैं, उसका कैसा ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसके व्यक्तित्व को देखा जा सकता है। फिर अगला जो आता है, कौन सा तरीका है इसका अगला कारक है मनोवैज्ञानिक कारक। हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स या व्यक्तित्व के निर्धारक। तो तीसरा आता है इसमें मनोवैज्ञानिक। आप इस वीडियो को जितनी बार सुनेंगे आपको जो है ये सब चीजें याद हो जाएगी। आप इसको बार बार सुनेंगे,
आपको ये याद हो जाएगा। और आप जब किसी भी चीज़ को अगर आप रट के पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ याद नहीं रहती है, पर आप समझ के पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स आपको ज़रूर याद रहती है। तो मैं आपसे जो है एक तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक तरीके से आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। तो आपको ये समझना है कि सर हमको जो है कुछ हमसे बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको डिस्कशन के तौर पे अगर आप समझेंगे, सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो तीसरा जो कारक है आपका व्यक्तित्व के निर्धारक में, वो है मनोवैज्ञानिक। तो मनोवैज्ञानिक कारक क्या है कि अनुभव, जीवन के अनुभव जैसे कि सफलता, असफलता और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो जीवन का क्या अनुभव रहा किसी व्यक्ति का, किसी का अच्छा रहा, किसी का बुरा रहा, तो वो कारक भी जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। दूसरा है आत्मधारणा, व्यक्ति के बारे में अपने विचार और भावनाएं व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। मतलब कि अपने अंदर की जो आत्मधारणा क्या है, अपन क्या सोच रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन बिहेव करते हैं। तीसरा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने और व्यक्त करने की क्षमता व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कि मतलब आप अपनी भावनाओं को किस तरीके से समझा रहे हैं, वो भी जो है एक तरीके का कारक है। अब व्यक्तित्व के प्रकार, तो व्यक्तित्व के प्रकार की अगर अपन बात करें तो अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। कुछ होते हैं बहुमुखी, मतलब कि जो बाहरी दुनिया से बहुत एनर्जी के साथ में मिलते हैं और उनसे भी जो है एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करते हैं। उसके बाद में कुछ होते हैं अंतर्मुखी, जो कि ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। कुछ होते हैं स्थिर, कुछ लोग अधिक स्थिर और शांत होते हैं, सिंपल रहते हैं। जबकि कुछ जो है अस्थिर और ऊर्जावान होते हैं, मतलब कि उनका अपन कुछ कह नहीं सकते कि कैसा बिहेव कर जाए। फिर 5 कारक मॉडल के हिसाब से मैं इसको समझाना चाहूंगा कि इस मॉडल के अनुसार व्यक्तित्व को 5 व्यापक लक्षणों से वर्णित किया जा सकता है। पहला है बहिर्मुखी, सहमति, कर्तव्य निष्ठा, अनुभव के प्रति खुलापन और तंत्रिकावाद। ये इसके 5 मॉडल या कारक होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद में आपका जो तीसरा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, वो है अलग अलग जो व्यक्ति हैं उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिया है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहला जो सिद्धांत है वो आपका है कार्ल युंग के सिद्धांत। कार्ल युंग के सिद्धांत क्या कहते हैं, जिन्हें विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। तो क्या हुआ कि अब अपन जो है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं कि कार्ल युंग ने क्या सिद्धांत दिया था। कार्ल युंग ने बोला था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और मानस की संरचना पर केंद्रित है, जिसमें चेतना और अचेतन दोनों शामिल है। तो इनने क्या करा कि इनने एक तो कॉन्शियसनेस की बात करी और एक अनकॉन्शियसनेस की बात करी, कि मतलब एक चेतन मन की बात करी और एक अचेतन मन की बात करी। युंग ने व्यक्तित्व को 2 प्रकार से बांटा। एक तो उन्होंने कहा अंतर्मुखी मतलब कि जो आंतरिक दुनिया की ओर ध्यान केंद्रित करता है, और एक होता है बाहुर्मुखी, जो बाहरी दुनिया की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। अब मनोवैज्ञानिक कार्य की बात की जाए तो उन्होंने मन को 4 कार्य में अंतर किया: सोचना, महसूस करना, संवेदना और अंतर्ज्ञान। ये जो मैं बोल रहा हूँ आप इसको बार बार सुनेंगे तो आपको ये दिमाग में रह जाएगा। मनोवैज्ञानिक कार्य जो था उन्होंने मन के 4 कार्यों में अंतर किया: सोचना, महसूस करना, संवेदना और अंतर्ज्ञान। उसके बाद में आत्म साक्षात्कार की बात की जाए तो युंग का मानना था कि व्यक्ति को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के लिए सेल्फ को प्राप्त करना चाहिए, जो चेतना और अचेतना की एकीकृत रूप को दर्शाता है। तो सबसे पहले व्यक्ति अगर चाहता है कि वो कुछ जब पूरा डेडिकेशन से अगर वो कुछ चीज करना चाहता है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, किसी व्यक्ति को अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ।
फिर विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, युंग के सिद्धांत को विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के रूप में भी माना जाता है, जो व्यक्ति के मानस के विभिन्न पहलुओं को विश्लेषण करने और समझने पर जोर देता है। तो मतलब कि युंग का अगर सिद्धांत आपको आता है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि युंग का सिद्धांत आता है तो उसमें आपको क्या लिखना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और मानस की संरचना पर केंद्रित है ये, कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी और उसके मानस, उसकी सोचने समझने की क्षमता पर केंद्रित है, कि जिसमें वो उसका कॉन्शियसनेस जानते हुए वो क्या कर रहा है और अनकॉन्शियसनेस जो अनजाने में वो कर रहा है, दोनों नेचर के बारे में हमने डिस्कस किया है कि उसके चेतन की भी बात करी है और अचेतन की भी बात उनने करी है। उसके बाद में अगले जो व्यक्ति हैं वो हैं आपके विलियम हार्बर्ट शेल्डन। अब विलियम हार्बर्ट शेल्डन ने व्यक्तित्व का क्या वर्गीकरण करा। अभी हम वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो वर्गीकरण में पहले अपन ने किसका वर्गीकरण पढ़ा, यंग जो थे हमने पढ़ा है कार्ल युंग का। तो कार्ल युंग का जो सिद्धांत है वो किस पे डिपेंड है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्ल युंग के सिद्धांत जो है वो किस पे डिपेंड था, तो आपको कहना है कि इनके सिद्धांत को विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहते हैं क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व और मानस की संरचना पर केंद्रित है, जिसमें चेतन और अचेतन दोनों शामिल है। और इन्हीं ने जो है व्यक्तित्व को दो प्रकार में विभाजित करा। एक अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी तो कैसा रहता है, जो आंतरिक दुनिया की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, मतलब कि अंतर्मुखी मतलब कि उसके अंदर क्या नेचर है उसका उस पर डिपेंड करता है। और एक बाहरमुखी जो बाहरी दुनिया को वो के सामने उसका बिहेवियर कैसा है। तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं अगले साइंटिस्ट की, अगले व्यक्ति की, जो कि जिन्होंने जो है विलियम हार्बर्ट शेल्डन की बात करते हैं अपन। तो विलियम हार्बर्ट शेल्डन जो हैं, इनने कौन सा सिद्धांत दिया, मतलब कि कार्ल युंग ने तो अपने को कौन सा सिद्धांत दिया था, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया था। अब विलियम हार्बर्ट शेल्डन ने अपने को दिया सोमैटोटाइप सिद्धांत दिया। सोमैटोटाइप सिद्धांत क्या कहता है कि मानव शरीर को उन्होंने 3 प्रकारों में डिवाइड किया। मानव शरीर को शेल्डन ने क्या करा, 3 भागों में डिवाइड किया, क्योंकि उनका जो सिद्धांत था वो कार्ल युंग का तो विश्लेषणात्मक था। विश्लेषणात्मक कैसे था कि मतलब कि उन्होंने क्या करा था कि एक तो कॉन्शियस माइंड के बारे में बात करी, एक नॉन कॉन्शियस माइंड के बारे में बात करी। कॉन्शियस माइंड मतलब कि एक तो उन्होंने चेतन मन के बारे में बात करी और एक अचेतन मन की बात करी। दूसरा जो शेल्डन है, इनने क्या करा, इनने मानव का जो शरीर था इसको 3 प्रकारों में डिवाइड कर दिया। और इनका सिद्धांत कौन सा था, याद रखना है, सोमैटोटाइप सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, सोमैटोटाइप सिद्धांत। इनने क्या करा था, इनने इसको मानव शरीर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक था एंडोमॉर्फ, एक था मेसोमॉर्फ, एक था एक्टोमॉर्फ। अब जो अलग अलग शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लक्षणों से जुड़े हैं। तो शेल्डन के सोमैटोटाइप सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या क्या है उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला उसने जो डिवाइड करा था 3 प्रकारों में मानव के शरीर को, शेल्डन ने मानव के शरीर को 3 भागों में डिवाइड करा था। पहला था कौन सा, एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ के अनुसार क्या था, इन्होंने कहा था कि शारीरिक लक्षण। तो इनने बोला था कि ऐसे जो एंडोमॉर्फ व्यक्ति होते हैं ये कैसे होते हैं, इनका शरीर गोल और भारी शरीर होता है और नरम ऊतक होते हैं और छोटी हड्डियां होती है। और मनोवैज्ञानिक लक्षण इनके क्या रहते हैं, ये मिलनसार होते हैं, शांत होते हैं, आराम पसंद करने वाले होते हैं और सामाजिक होते हैं। तो इनने क्या है, उनके नेचर के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाई कर दिया इनकी पर्सनैलिटी को। दूसरा जो था इनका मेसोमॉर्फ टाइप का, जो इनने पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करा कि जो मेसोमॉर्फ टाइप के लोग रहते हैं इनका शारीरिक लक्षण क्या रहता है, ये मजबूत मांसपेशी वाले होते हैं और अच्छी तरह से परिभाषित शरीर होता है इनका। और इनके मनोवैज्ञानिक लक्षण कैसे होते हैं, ये साहसी होते हैं, ये ऊर्जावान होते हैं, ये प्रतिस्पर्धी और आक्रामक रूप के होते हैं। तो मतलब कि सोमैटोटाइप सिद्धांत किसने दिया था,
ये दिया था शेल्डन ने। इनने 3 प्रकार से मानव के शरीर को डिवाइड करा, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। तो अपन एंडोमॉर्फ डिस्कस कर चुके हैं कि शरीर कैसा रहता है, गोल और भारी शरीर रहता है, नरम ऊतक रहते हैं, छोटी हड्डी रहती है। मनोवैज्ञानिक लक्षण इनके कैसे होते हैं, ये मिलनसार होते हैं, शांत होते हैं, आराम पसंद होते हैं और सामाजिक होते हैं। उसके बाद में मेसोमॉर्फ जो कैसे रहते हैं, शारीरिक लक्षण इनके मजबूत मांसपेशी वाले होते हैं और अच्छी तरह से परिभाषित होते हैं। और ये कैसे रहते हैं, साहसी, ऊर्जावान, प्रतिस्पर्धी और आक्रामक रूप के होते हैं। आखिरी जो इनका प्रकार है वो है एक्टोमॉर्फ। अब एक्टोमॉर्फ कैसे होते हैं, इनका शरीर पतला, लंबा और कम मांसपेशी वाला होता है। और मनोवैज्ञानिक लक्षण क्या होते हैं, शांत, अंतर्मुखी और बौद्धिक प्रकार के होते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट हम क्रेस्मर का जो है सिद्धांत क्या था इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अब, कि इन्होंने क्या क्लासिफाई किया था पर्सनैलिटी को, इन्होंने क्या कहा था। तो ये एक जर्मन मनोचिकित्सक थे। इन्होंने शरीर की बनावट और शारीरिक गठन को व्यक्तित्व विशेषताओं और मानसिक बीमारी से जोड़ने का प्रयास किया। तो जो क्रेस्मर जो थे, इनने क्या करा था कि इन्होंने क्या करा था, ये जर्मन मनोचिकित्सक थे और इन्होंने जो है काय से इस चीज को जोड़ा, पर्सनैलिटी को काय के हिसाब से जोड़ा। इन्होंने शरीर की बनावट और शारीरिक संगठन को व्यक्तित्व विशेषताओं और मानसिक बीमारी से जोड़ने का प्रयास किया था। इनने 4 सिद्धांत, इनके सिद्धांत के अनुसार इन्होंने 4 प्रकार से व्यक्ति को डिवाइड किया था। पहला जो प्रकार था वो था प्लीथोरिक, हिंदी में इसको कहते हैं स्थूलकाय। प्लीथोरिक या हिंदी में इसको कहते हैं स्थूलकाय। तो इन्होंने क्या कहा था, स्थूलकाय मतलब कि शारीरिक लक्षण, ये लोग कद में छोटे होते हैं और भारी शरीर वाले होते हैं। तो इनका नेचर कैसा होता है, ये व्यक्ति मिलनसार, हंसमुख, सामाजिक और खुशी पसंद होते हैं। और मानसिक विकार जो है, इनको साइकोथाइमिया से संबंधित मानसिक विकार के लिए प्रवण होते हैं। उसके बाद में दूसरे प्रकार जो इनने बोला था वो था दुर्बल या एस्थेनिक। ये शरीर से दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं और पतले होते हैं। इनका व्यक्तित्व शर्मीले, अंतर्मुखी और संकोची स्वभाव के ये होते हैं। मानसिक विकार जो है स्किज़ोफ्रेनिया के लिए प्रवण होते हैं। तीसरा जो प्रकार था वो था सुडोल या एथलेटिक। इन्होंने जो क्रेस्मर थे, इन्होंने क्या करा था, पर्सनैलिटी को काय से इनने जो है एक्सप्लेन किया था। इनके अनुसार जो है शारीरिक, जो इनके शरीर की जो बनावट है उसके अकॉर्डिंग उनका नेचर होगा, ये इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो सुडोल का है। फिर अगला जो इनका था, इनने 4 प्रकार से करा था। पहला था स्थूल काय, दूसरा था दुर्बल और तीसरा था सुडोल एथलेटिक, मतलब कि शारीरिक रूप से मजबूत मांसपेशी वाले और अच्छी तरह से बने होते हैं। ये साहसी, आक्रामक और दृढ़ निश्चयी होते हैं। इनमें जो है मनोविकृति के लिए प्रवण होते हैं। उसके बाद में दुर्विकसित मतलब कि डाइसप्लास्टिक। तो ये कैसे होते हैं, शारीरिक लक्षण इनका कैसा होता है, विषम शारीरिक बनावट वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं, अस्थिर, बेचैन और अव्यवस्थित होते हैं और विभिन्न मानसिक विकारों के लिए ये प्रवण होते हैं। तो जो ये साइंटिस्ट नहीं है, ये है मनोचिकित्सक। तो ये मनोचिकित्सक कौन से हैं, क्रेस्मर। तो क्रेस्मर ने जो है शरीर के बनावट के अकॉर्डिंग व्यक्ति का नेचर डिसाइड किया था। और इनके सिद्धांत की आलोचना भी बहुत ज्यादा हुई थी, क्योंकि सांस्कृतिक और जाति भिन्नता भी इसमें देखी गई थी कि जो क्रेस्मर जो थे, इनके अकॉर्डिंग जो था, इनके सिद्धांत को विभिन्न संस्कृतियों और जातियों में लागू करने में कठिनाई भी होती थी कि अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग रीजन का जो व्यक्ति है, उसके शारीरिक बनावट अलग अलग प्रकार की हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति उनने जो डिसाइड किया है वैसा ही हो, क्योंकि इतना बड़ा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। और कई रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे व्यक्ति की हाइट कम ही रहती है, किसी भी जगह पे जो है ज़्यादा हाइट के रहते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि उनका नेचर जो है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसके अकॉर्डिंग ही हो। तो ये जो है इन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए थे। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है अगला टॉपिक आपका 5 फैक्टर थियरी, मतलब कि 5 कारक सिद्धांत।
तो अब पंचकारक सिद्धांत क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो 5 कारक सिद्धांत जिसे बिग 5 भी कहा जाता है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो बिग 5 क्या होता है? व्यक्तित्व को समझने का एक लोकप्रिय मॉडल है जो ये बताता है कि व्यक्तित्व को 5 मुख्य आयामों खुलापन, कर्तव्यनिष्ठ, बहुमुखता, सहमतता और मनोविक्षुब्धता के आधार पे समझा जा सकता है। तो ये थोड़े से टफ वर्ड्स हैं, इनको मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और मुझे भी समझाने में आसानी होगी। फाइव फैक्टर मॉडल, 5 कारक सिद्धांत। इसको बिग 5 भी कहा जाता है। तो ये जो है व्यक्तित्व को समझने के लिए एक लोकप्रिय मॉडल है जो ये बताता है कि व्यक्तित्व को 5 मुख्य आयामों में बांटा जाता है। एक था खुलापन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओपननेस। उसके बाद था कर्तव्यनिष्ठ, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। उसके बाद में बहिर्मुखता जो कि एक्स्ट्रावर्शन। उसके बाद में है सहमतता, एग्रीबलनेस, और एक है मनोविक्षुब्धता। न्यूरोटिज्म। तो देखिए ये 5 कारक सिद्धांत या 5 फैक्टर मॉडल जो है ये क्या होता है, इसको इन्होंने ये 5 चीजों से समझाया है। पहला होता खुलापन, फिर कर्तव्यनिष्ठ, बहिर्मुखता और सहमतता, मनोविक्षुब्धता। इंग्लिश में कहते हैं ओपननेस, कॉन्सेंट्रिकस, एक्स्ट्रावर्शन, एग्रीबलनेस, न्यूरोथिज्म। उसके बाद में अब इनके बारे में बात करते हैं। खुलापन मतलब कि ये दर्शाता है कि कोई व्यक्ति नए अनुभव, विचारों और चीजों के प्रति कितना खुला और जिज्ञासु है। कर्तव्यनिष्ठता जो है ये व्यक्ति की संगठन, जिम्मेदारी और लक्ष्य प्राप्ति की क्षमता को दर्शाता है। बहिर्मुखता ये व्यक्ति की सामाजिकता, ऊर्जावान और सक्रिय होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये नाम से ही समझ में आ रहा है। ओपननेस मतलब कि खुले विचारों वाला है, कर्तव्यनिष्ठ मतलब कि जिम्मेदार व्यक्ति है, एक्स्ट्रावर्शन मतलब कि बहिर्मुखता मतलब कि ये ऊर्जावान और सक्रिय रहने वाले प्रवृत्ति के होते हैं। एग्रीबलनेस सहमति करने वाले, तो मतलब कि ये कैसे रहते हैं कि ये सहयोग करने वाले व्यक्ति होते हैं और जरूरत के समय समझने वाले व्यक्ति होते हैं। उसके बाद में मनोविक्षुब्धता जो व्यक्ति रहते हैं ये भावनात्मक अस्थिरता, चिंता, तनाव और नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो मैंने आपको जैसे जैसे बोला है आपको ये लाइनों को अच्छे से, अगर आपको स्टूडेंट्स में आपको स्पीड तेज लग रही हो तो आप इसको स्लो स्पीड में भी सुन सकते हैं। आप स्पीड डाउन कर सकते हैं थोड़ा सा यूट्यूब के, तो उससे आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें आराम से सुनने को मिलेगी और समझने में भी आएगी।
क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना खींचे और बोरिंग ना हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स चल रही हैं, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। जब ये एग्ज़ाम शेड्यूल से जब पूरे हो जाएंगे, एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद फिर नए सिरे से जब हम वीडियोस शूट करना स्टार्ट करेंगे तो हम एक एक टॉपिक को लेते जाएंगे ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना आए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आपका जो ये फर्स्ट जो आपकी यूनिट थी ये कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं सेकंड यूनिट पे। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट में आपने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट यूनिट जो है आपके डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी के ऊपर थी, मतलब कि व्यक्तित्व की गतिकी के ऊपर। इसमें आपने नेचर पढ़ा, एक तो पर्सनैलिटी व्यक्तिगत नेचर के बारे में पढ़ा, उसके बाद में डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा, पर्सनैलिटी के डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद में क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, अपन ने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। अलग अलग जो लोग थे उन्होंने अलग अलग तरीके की थियरी दी, उसको आपने पढ़ा। अब आती है सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट जो है वो आपकी काय के ऊपर डिपेंड है, व्यक्तित्व विकास की तकनीकों के ऊपर डिपेंड है। अब तकनीकें कौन कौन सी होती है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो पहली जो तकनीक है वो है आत्मनियंत्रण मतलब कि सेल्फ कंट्रोल। अपनी भावनाओं, इच्छाओं और व्यवहारों पर नियंत्रण रखना ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें या और सही निर्णय ले सके। आत्मनियंत्रण को और बेहतर ढंग से समझने के लिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, जैसे कि आत्मनियंत्रण का अर्थ जो अपनी भावनाओं, इच्छाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। अब जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे आहार नियंत्रण, जब आप किसी विशेष भोजन को खुद से खाने से खुद को दूर रखते हैं, भले ही आप उसे बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद में आता है भावनाओं पर नियंत्रण। तो मतलब कि भावनाओं पे नियंत्रण, जब आप किसी ऐसी स्थिति में शांत रहते हो जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव महसूस हो रहा है। फिर समय का प्रबंधन, जब आप अपने समय को प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं और अपने कार्यों को पूरा करते हैं। आवेगों पर नियंत्रण, जब आप किसी आवेग के अनुसार तुरंत प्रतिक्रिया करने की बजाय पहले सोचते हैं और फिर बाद में कार्य करते हैं। तो ये सेल्फ कंट्रोल की बातें हैं। अब आत्मनियंत्रण के लाभ क्या होते हैं, देखिए उदाहरण तो अपन ने दे दिया कि भाई अलग अलग तरीके से हम अपने आप पे नियंत्रण रखते हैं, पर इसका लाभ क्या होता है। एक तो लक्ष्य प्राप्ति होती है कि भाई आप अपने आप को नियंत्रित रखेंगे तो आप एक टाइम मैनेजमेंट करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे, सही निर्णय लेंगे, मतलब कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे, आप गलती नहीं करेंगे, आप सोचेंगे, विचारेंगे, उसके बाद काम करेंगे। आत्म सुधार, तो आत्म सुधार में क्या होता है कि आप जो है आत्मनियंत्रण आपको खुद को बेहतर बनाने में मदद करता है, क्योंकि आप अपनी कमियों को भी पहचान सकते हैं आत्मनियंत्रण करने पे। अब आत्मनियंत्रण को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आत्मनियंत्रण जो है, आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। तो पहले तो आप ये आपको क्या हासिल करना है ये आपको पता होना चाहिए। फिर अपने आवेगों को पहचानें कि भाई आप किस चीज के प्रति जो है आप प्रतिक्रिया करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो उन्हें पहचानना चाहिए कि भाई अपना जो टेम्परेचर जो अपने दिमाग का है वो कब बढ़ता है, तो उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने व्यवहार को बदलें। अब क्या होता है कि आप जो है अपनी गुस्से को शांत करके आप अपने काम पे कंसंट्रेट करें कि आपका मुख्य काम जो है वो क्या है। आत्म जागरूकता बढ़ाएं, अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के बारे में अधिक जागरूक बने। सहायता लें, यदि आप आत्मनियंत्रण बढ़ाने में कठिनाई हो रही हो तो आप किसी पेशेवर की भी मदद ले सकते हैं। तो ये है आत्मनियंत्रण। उसके बाद में अगला आता है आपका सेल्फ रिसाइलेंस। तो सेल्फ रिसाइलेंस जो है इसको हिंदी में अपन कहते हैं आत्म लचीलापन। तो सेल्फ रिसाइलेंस का जो अपन परिभाषित अगर इसको करेंगे तो मुश्किल परिस्थितियों या चुनौतियों का सामना करने के बाद भी अपनी आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ बेहतर स्थिति को में वापस आने और आगे बढ़ने की क्षमता होती है। तो मतलब कि आत्म लचीलापन क्या होता है कि जब कभी भी कोई मुश्किल परिस्थिति या चुनौती का सामना करना पड़े अपने को, उसके बाद में भी अपनी आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ बेहतर स्थिति में वापस आने और आगे बढ़ने की क्षमता को अपन कहते हैं आत्म लचीलापन। कि अगर हम परेशान भी हो जाएं और स्थिति बेहतर नहीं हो पर अपन उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें तो उसको अपन सेल्फ रिसाइलेंस कहते हैं।
आत्म लचीलापन के बारे में कुछ और बातें भी है, जैसे कि कठिन परिस्थितियों से उभरने की क्षमता। तो आप ये शब्द हमें कठिनाइयां, दर्दनाक घटनाओं या असफलता से उभरने और उनसे सीखने की क्षमता प्रदान करता है। मानसिक दृढ़ता, आत्म लचीलापन को मानसिक दृढ़ता या मेंटल टफनेस के रूप में भी जाना जाता है। आत्म प्रभावकारिता, आत्म लचीलापन में आत्म प्रभावकारिता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि आपकी क्षमता पर विश्वास है कि आप किसी कार्य को कर सकते हैं। लचीले लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने, नकारात्मक अनुभवों से निपटने और मुश्किल समय से अपनी आशावादी बने रहने में सक्षम होते हैं। मतलब कि वो जो आत्म लचीलापन मतलब कि क्या होता है कि अपने आप को ऐसा बनाना कि जब परिस्थिति अपने टाइप की ना हो तो भी हम जो है उसमें स्ट्रांग बने रहें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आत्म लचीलेपन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान के, सकारात्मक सोच को रख के, लक्ष्य निर्धारित करके और उन पर ध्यान केंद्रित करके अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उनसे निपटे। आत्म करुणा का अभ्यास करें, सकारात्मक लोग के साथ में समय बिताएं, अपनी रुचियों और शौक में शामिल रहें, तनाव प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करें, अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो ये सब पॉइंट्स जो है आत्म लचीलापन के होते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि बीच बीच में जो है बहुत सारी चीजें एक दूसरे में इंटरलिंक्ड हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी या आपके व्यक्तित्व को निखारने वाली बातें हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं दिमाग में तो पता होती पर आप उस चीज को करते नहीं है। तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आपको एक बार अच्छे दिमाग से, ठंडे दिमाग से सुनना है। आप जितनी बार इसको सुनेंगे रिपीट एंड रिपीट, आपको उतनी जल्दी ही आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। याद करने में, दिमाग बार बार उसको रटने में ये चीजें आपको ध्यान में नहीं रहेगी जितना आपको सुनने में रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक आपका है वो है सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। अब आत्मसम्मान क्या होता है? देखिए अभी अपन ने क्या पढ़ा, सेकंड यूनिट जो थी, सेकंड यूनिट में मैं स्टार्टिंग करता हूँ फर्स्ट यूनिट से पहले। तो फर्स्ट यूनिट में अपन ने क्या पढ़ा, व्यक्ति की गति की, फिर उसकी नेचर कैसा होता है और उसका व्यक्तित्व की गति की मतलब कि अलग अलग पर्सनैलिटी अलग अलग टाइम पे अपने को देखने को मिलती है, उसका नेचर अलग अलग देखने को मिलता है, उसको अलग अलग तरीके से निर्धारित करा है, फिर अलग अलग से उसको वर्गीकृत करा। अलग अलग जो लोग थे, शेल्डन यंग ने, उसके बाद में शेल्डन ने, ऐसे जो अलग अलग व्यक्ति थे उन्होंने अलग अलग हिसाब से उसको समझाया। 5 फैक्टर्स थियरी भी अपन ने पढ़ी। अब दूसरी यूनिट में अपन क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं? दूसरी यूनिट में पढ़ रहे हैं सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मतलब कि आत्म नियंत्रण। उसके बाद में सेल्फ रिसाइलेंस में मतलब कि आत्म लचीलापन। फिर आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम को अपन देख रहे हैं कि सेल्फ एस्टीम आखिर क्या होती है। आत्मसम्मान का अर्थ क्या होता है? ये आपकी खुद की राय है जो आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करती है। स्वस्थ आत्मसम्मान, जब आपका आत्मसम्मान स्वस्थ हो तो आप अपने बारे में और जीवन के बारे में सकारात्मक महसूस करते हैं। कम आत्मसम्मान होने से आप खुद को और अपने जीवन को नकारात्मक रूप से देखते हैं। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास एक दूसरे से जुड़े हुए लेकिन वे अलग अलग होते हैं। आत्मविश्वास किसी विशेष क्षेत्र में आपकी क्षमता के बारे में आपकी राय है, जबकि आत्मसम्मान आपकी खुद की समग्र राय है। आत्मसम्मान का महत्व क्या होता है? स्वस्थ आत्मसम्मान आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने और ताकत को पहचानने में मदद करता है। अब आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं? अपनी ताकत और अच्छे गुणों को पहचानें, खुद के प्रति दयालु बने, नकारात्मक विचारों को चुनौती दें, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करें, अपने लिए समय निकालें, सकारात्मक लोगों के साथ में समय बिताएं और मदद के लिए भी पूछें। तो आत्मसम्मान मतलब कि जो है अपना सेल्फ रेस्पेक्ट की अगर बात करें, सेल्फ एस्टीम की बात करें, मतलब कि अपन अपनी सेल्फ एस्टीम कैसे बना सकते हैं भाई, अपन अपनी इज्जत कैसे बना सकते हैं?
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कार्य करना पड़ेगा, कुछ अच्छे कार्य करने पड़ेंगे जिससे हमको जो है सेल्फ रेस्पेक्ट या फिर सेल्फ एस्टीम मिले। पर इसमें एक बहुत छोटी सी लाइन रहती है कि कुछ लोग उस चीज़ में इगोइस्टिक भी हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लगते हैं। तो सेल्फ रेस्पेक्ट एक अलग चीज़ है और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक अलग चीज़ होती है। उसके बाद में अगली चीज़ है, आपका अगला टॉपिक है दृढ़ता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि फैक्टर्स अफेक्टिंग असर्टिवनेस। तो आपको दृढ़ता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं कि व्यक्तित्व विकास में दृढ़ता को प्रभावित करने वाले कारक कई हैं, जिनमें आनुवंशिकता, पालन पोषण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक मान्यताएं और व्यक्तिगत अनुभव शामिल है, जो किसी व्यक्ति को अपनी जरूरतों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, व्यक्तित्व विकास में आपकी दृढ़ता को प्रभावित कौन सी चीज करती है, मतलब कि आपकी जो एक मनोबल को प्रभावित कौन सी चीजें करती है। एक तो होती है अनुवांशिकता, कुछ लोग स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में अधिक दृढ़ होते हैं, जो अनुवांशिक कारकों को प्रभावित करते हैं, मतलब कि रेजिड होते हैं कुछ चीजों को लेकर के। पालन पोषण, बचपन में माता पिता और देखभाल करने वालों के व्यवहार का दृढ़ता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में सामाजिक वातावरण, जिस समाज में आप रहते हैं वह आपकी दृढ़ता को प्रभावित करता है, क्योंकि कुछ संस्कृतियां दूसरों की तुलना में अधिक दृढ़ता को प्रोत्साहित करती है। संस्कृति या कल्चर, सांस्कृतिक मान्यताओं और मूल्य भी दृढ़ता को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ संस्कृतियां दूसरों की तुलना में अधिक विनम्रता को प्रोत्साहित करती है। आपके अनुभव चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, आपकी दृढ़ता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको अतीत में अपनी राय व्यक्त करने के लिए डांट लगाई गई तो आप भविष्य में ऐसा करने से हिचकिचाएंगे। तो मतलब कि दृढ़ता, अब भाई दृढ़ता और दृढ़ता बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। दृढ़ता मतलब कि आप किसी चीज को लेकर के एक सोच बना के बैठ गए। भाई सोच बना के बैठ गए, तो इनने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया दृढ़ता का कि भाई अगर मान लो कभी आपको किसी चीज के लिए एक बार बचपन में टोक दिया, तो आपके मन में वो बात कर रही कि भाई आगे चल करके हमको जो है ऐसा नहीं करना है, तो फिर वो उसी चीज को बार बार सोचते रहेंगे, चाहे वो चीज गलत नहीं होगी, किसी ने अपने सेल्फ फायदे के लिए उस चीज के लिए आपको गलती ना होने के बाद भी डांट दिया, तो आपका नेचर ही वो चीज का बन गया, तो आपको इतना भी दृढ़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आत्मसम्मान की बात करें, तो अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप अधिक दृढ़ता से अपनी राय व्यक्त करने की संभावना रखते हैं। आत्म जागरूकता, अगर आप अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझते हैं तो आप अधिक प्रभावी ढंग से उसको व्यक्त कर सकते हैं। संचार कौशल, अगर आपके पास अच्छे संचार कौशल है तो आप अपनी राय को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। डर और चिंता आपकी दृढ़ता को कम कर सकती है, क्योंकि वे आपके अपनी राय व्यक्त करने से रोक सकती है। आत्मसंदेह, अगर आपको खुद पर संदेह है तो आप अपनी राय व्यक्त करने में हिचकिचा सकते हैं। तो क्या है दृढ़ता प्रभावित करने वाले कारक, मतलब आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक। तो दृढ़ता के बारे में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें बस ये ध्यान में रखना है कि दृढ़ता मतलब क्या होता है कि आपके मन में आपने कोई सी ऐसी बात रख ली और उसकी वजह से जो है आप जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और दृढ़ता मतलब कि कभी आपने किसी अच्छी चीज को भी आपने गलत समझ के उसके प्रति आप दृढ़ हो गए कि भाई मैंने ये चीज गलत हो सकती है, तो ऐसे भी दृढ़ नहीं होना है। दृढ़ मतलब कि इसी चीज में दृढ़ होना है कि आप किसी भी चीज का अच्छे से नॉलेज रखें, तभी आप उसके बारे में आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको आत्म जागरूक रहना चाहिए, आपको संचार कौशल में जो है अच्छे से होना चाहिए। डर और चिंता में जो है आपकी दृढ़ता को कम कर सकती है। आत्मसंदेह, अगर आप खुद पर संदेह करेंगे तो आप अपनी राय व्यक्त करने से हिचकिचा सकते हैं। आलस्य,
आलस्य भी आपकी दृढ़ता को कम कर सकता है, क्योंकि ये आपकी अपनी जरूरतों और इच्छाओं के प्रयास करने से आपको रोक सकता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इशू अगला है आपका टॉपिक। परोपकारी सामाजिक व्यवहार अंतर व्यक्तिक संबंधों से संबंधित मुद्दे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रो सोशल बिहेवियर, मतलब कि सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रो सोशल बिहेवियर। इसका मतलब होता है परोपकारी सामाजिक व्यवहार। तो परोपकारी सामाजिक व्यवहार क्या होता है? अगर क्वेश्चन आता है परोपकारी सामाजिक व्यवहार क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है कि ऐसा व्यवहार करना जो दूसरों के लिए मददगार हो और फायदेमंद हो, जैसे कि मदद करना, साझा करना किसी चीज को, या दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना। तो नाम शब्द ही बता रहा है परोपकारी सामाजिक व्यवहार। समाज के लिए आपका जो व्यवहार है वो परोपकारी होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए कि किसी की मदद करना, किसी के सामान, भारी सामान है किसी के पास, उसको उठाने में मदद कर दी या रास्ता बताने में मदद कर दी। उसके बाद में साझा करना, अपने खिलौने या खाने को किसी के साथ साझा कर दिया। सहयोग करना, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे तो दूसरों की मदद कर देना। दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर देना। नियमों का पालन करना, जो नियम बनाए गए हैं उसमें उसका पालन करना, लाइन में खड़े रहना। दयालुता दिखाना, मतलब लोगों को संवेदनशील व्यवहार करना दूसरों के प्रति। जो हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो दूसरों के साथ भी ऐसा ना हो, ऐसा व्यवहार हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ आपका इसकी विशेषताएं क्या होती है। स्वैच्छिक, प्रो सोशल व्यवहार अक्सर स्वैच्छिक होता है, मतलब कि लोग इन्हें करने के लिए मजबूर नहीं होते। मतलब कि प्रो सोशल बिहेवियर मतलब कि परोपकारी सामाजिक व्यवहार, मतलब कि समाज के लिए आप कुछ परोपकार कर रहे हैं, तो ये आप कोई बंधक नहीं है कि आपको मतलब वो करना ही है, वो तो आपके अंदर से आना चाहिए कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करूं। उसके बाद में दूसरों की भलाई के लिए प्रो सोशल व्यवहार का उद्देश्य दूसरों को लाभ पहुंचाने का होता है, ना कि खुद को लाभ पहुंचाने का। सामाजिक स्वीकृति, प्रो सोशल व्यवहार को समाज द्वारा सराहा जाता है और इसे सकारात्मक माना जाता है। सकारात्मक प्रभाव, प्रो सोशल व्यवहार से दूसरों और समाज को सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में आपका जो अगला टॉपिक है वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इशू। इसको हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार कौशल। इसके बारे में पढ़ना था अपने को, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इशू। माफ करना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इशू अंतर व्यक्तिक संबंधों से संबंधित मुद्दे। तो अब पारस्परिक संबंध समस्याएं, ये क्या होता है भाई? पारस्परिक संबंधों से संबंधित मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं? लोगों के बीच के रिश्ते में आने वाली कठिनाइयां, जैसे कि गलतफहमी, संघर्ष या संचार की कमी, जो रिश्तों को प्रभावित करते हैं। यहाँ कुछ और विवरण भी दिए हैं, जैसे कि पारस्परिक संबंध समस्या उन मुद्दों या कठिनाइयों को संदर्भित करती हैं जो लोग के बीच संबंधों के संदर्भ में उत्पन्न होती है। ये भी मुद्दे विभिन्न तरीकों से प्रकट हो जाते हैं, इनमें संघर्ष, गलतफहमी और संचार या विश्वास में टूटन शामिल है। कारण, मतलब कि देखिए, अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इशू मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच में अगर किसी चीज को लेकर के तनाव आ रहा है, तो वो क्यों आता है? दो लोगों के बीच में तनाव क्यों आता है भाई? दो लोगों के बीच में तनाव तब आएगा जब संचार की कमी होगी। मतलब कि व्यक्ति जो है एक दूसरे की, जब लोग अपनी भावनाएं, जरूरतों और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करते, एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करते, ठीक से बात नहीं करते हैं। अपेक्षाओं में अंतर, कि भाई अलग अलग अपेक्षा रहती है। मैंने अगर दूसरे से अपेक्षा करी और दूसरे ने मेरे से अपेक्षा करी, तो हो सकता है कि मैं उसकी अपेक्षा को पूरा नहीं कर सकूं, तो इस तब जो है मनमुटाव हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्या, अगर कोई चिंता है, अवसाद है या अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, तो भी संबंध खराब हो जाते हैं। अतीत के अनुभव,
बचपन के अनुभव या पिछले रिश्तों में गलतियों को वर्तमान संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। मतलब कि पुराने टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसको ध्यान में रख के लोग आगे के भी जो है संबंध बिगाड़ लेते हैं। तनावपूर्ण जीवन, काम, परिवार और अन्य तनावपूर्ण परिस्थितियां भी संबंधों को बिगाड़ देती है। अब इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला होता है संघर्ष। जब लोगों के बीच में मतभेद होते हैं तो वे झगड़ सकते हैं या बातचीत बंद कर सकते हैं। संघर्ष तब होता है। फिर गलतफहमी कब होती है? जब एक दूसरे को गलत समझते हैं तो वे दुखी या नाराज हो सकते हैं। विश्वास की कमी। जब लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, वे असुरक्षित महसूस करते हैं। संचार की कमी। जब लोग एक दूसरे के साथ खुले तौर पर या ईमानदारी से बात नहीं करते तो भी रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। अब इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है? एक प्रभाव पड़ता है मानसिक स्वास्थ्य पे। मानसिक स्वास्थ्य पे क्या पड़ता है? पारस्परिक संबंध समस्याएं, अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। मतलब कि जो है टेंशन या एंजाइटी वगैरह या फिर इस तरीके से परेशान होना, ये सब चीजें प्रभाव पड़ सकती है मानसिक तौर पे। शारीरिक तौर पे क्या होता है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। फिर सामाजिक संबंध क्या होते हैं? सामाजिक संबंध पे क्या प्रभाव पड़ता है काय का? तो ये सामाजिक संबंध में पारस्परिक संबंध समस्या और सामाजिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है। अब इनका समाधान क्या है? उन समाधान के बारे में भी हम बात करेंगे कि संचार कौशल में सुधार। तो सबसे पहले तो हमें एक दूसरे से संचार जो है वो प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। फिर समस्या समाधान, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बैठ करके डिस्कस करना चाहिए। विश्वास निर्माण, यहाँ पे विश्वास को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पेशेवर सहायता, या कि कुछ लोगों से, चिकित्सक से हम इसकी सहायता ले सकते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड यूनिट आपकी यहाँ पे खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल्स के बारे में आती है तीसरी यूनिट आपकी। जो है आपकी तीसरी यूनिट जो है आपकी काय के ऊपर डिपेंड है? व्यक्तित्व विकास की व्यक्तित्व विकास के उभरते क्षेत्र के बारे में। व्यक्तित्व विकास के उभरते क्षेत्र जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो है आपका इसमें लाइफ स्किल के बारे में जो है आपको पढ़ना है। लाइफ स्किल क्या होता है? जीवन कौशल। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? जीवन कौशल। तो अब जीवन कौशल क्या होता है? वे योग्यताएं और क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की चुनौतियों और मांगों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम बनाती है। जैसे कि समस्या समाधान, संचार और भावनात्मक प्रबंधन। विस्तार से अगर बात की जाए तो जीवन कौशल अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए आवश्यक क्षमताएं हैं जो व्यक्तियों को जीवन की विभिन्न स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करती है। तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है अपने को जीवन कौशल। तो जीवन कौशल क्या होता है? इसमें तो एक किताबी लैंग्वेज में बता दिया, पर मैं आपको अगर नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में अगर आपको लिखने के लिए आता है तो आप इसको मन से भी लिख सकते हैं कि जीवन कौशल क्या होता है? अपना जो व्यवहार है, अपना अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए आवश्यक क्षमताएं हैं जो व्यक्तियों को जीवन की विभिन्न स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करती है। तो मतलब कि अपन लाइफ में बहुत सारे अलग अलग स्ट्रगल करते हैं डेली, पर हम उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसको अगर हम जान जाएंगे तो हम जो है जिंदगी जीने का जो तरीका है वो सीख जाएंगे। तो जीवन कौशल का मतलब यही होता है कि जिंदगी जीने का तरीका।
आप, मैं जब आपको पढ़ा रहा होता हूँ तो आप ध्यानपूर्वक मेरे पॉइंट्स को सुने, और अगर आपने उन पॉइंट्स को समझ लिया तो आप पूरा का पूरा आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ये इस तरीके के जो पेपर्स रहते हैं, ये आंसर इनके आपके डेली लाइफ में ही आप उसको जीते हैं। तो इसके लिए आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए कि उसके अनुसार आप आंसर लिख सकते हैं। आपके टॉपिक में ही आपका आंसर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम पहला जो इसका एक और 3 पार्ट और बचे हैं, वो है सामाजिक बुद्धि एवं व्यक्तिगत विकास। तो सामाजिक बुद्धि और व्यक्तिगत विकास क्या होता है? सामाजिक बुद्धि और व्यक्तित्व विकास में आपसी संबंध होता है। क्या संबंध होता है? सामाजिक बुद्धि किसी व्यक्ति के दूसरे लोगों और समाज के साथ व्यवहार करने की क्षमता या व्यक्तित्व के विकास में योगदान देती है। वही व्यक्तित्व निर्माण के कई संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शामिल होती है। तो अब देखिए, अपन डिफाइन करें, किस किस को डिफाइन करें? सोशल इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, मतलब कि सामाजिक बुद्धि और व्यक्तित्व विकास को अगर डिफाइन करें तो सामाजिक बुद्धि क्या होती है? दूसरों और समाज के लिए समाज के साथ व्यवहार करने की क्षमता। और व्यक्तित्व क्या होता है? विशिष्ट व्यवहार का एक पैटर्न होता है। विकास की बात करें तो लोगों के साथ अनुभव से विकसित होता है और आनुवंशिक और वातावरण से प्रभावित होता है व्यक्तित्व। उसके बाद में महत्व की बात करें तो समाज में सफल होने में मदद करता है सामाजिक बुद्धि, और विशिष्ट संज्ञानात्मक पैटर्न से जुड़ा होता है व्यक्तित्व। तो मतलब कि सोशल इंटेलिजेंस मतलब कि दूसरों और समाज के साथ किया गया व्यवहार। और देखिए, आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि सामाजिक बुद्धि और व्यक्तित्व विकास में क्या अंतर है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सामाजिक बुद्धि नाम से मालूम पड़ रहा है कि समाज के साथ में अपन कैसे जो है जुड़ सकते हैं और कैसे जो है समाज के साथ में मिलकर के हम डेवलपमेंट करा सकते हैं, और हमारा दूसरों और समाज के साथ क्या व्यवहार करने का तरीका होता है, लोगों के साथ हम कैसे अनुभव को विकसित कर सकते हैं और समाज में कैसे हम सफल हो सकते हैं। और वहीं अगर व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो व्यक्तित्व हमको पता है कि व्यक्ति का विशिष्ट प्रकार का व्यवहार है जो कि वातावरण या आनुवंशिकता के आधार पर आता है। ये सब चीजें जो होती हैं। अब इन सामाजिक बुद्धि और व्यक्तित्व के बीच में क्या संबंध होता है? तो सामाजिक बुद्धि और व्यक्तित्व के व्यक्तित्व के विकास में योगदान देती है। सामाजिक बुद्धि व्यक्ति को भविष्य के लिए बेहतर और अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। सामाजिक संपर्क व्यक्ति के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का एक तरीका भी होता है, और सामाजिक बुद्धि और व्यक्तित्व के बीच में संबंधों का अध्ययन करने के लिए संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जा सकता है। अब अपने को मान लीजिए सामाजिक बुद्धि बढ़ानी है तो क्या करेंगे? दूसरों से बातचीत करेंगे, सहयोग करेंगे, शिष्टाचार का प्रदर्शन करेंगे और अपने संवेगों पर नियंत्रण रख सकते हैं और सामाजिक जीवन के नियमों का पालन भी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ सोशल इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। अब इमोशनल इंटेलिजेंस और सांवेगिक बुद्धि और व्यक्तित्व विकास। सांवेगिक बुद्धि और या अपन कह सकते हैं इसको भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, और जिसको हम EQ कहते हैं, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बीच में क्या संबंध है? तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसे EQ भी कहा जाता है, अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने और उपयोग करने की क्षमता है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। व्यापक रूप से भावनात्मक बुद्धिमत्ता में शामिल है आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता, आत्मनियमन, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने की क्षमता, दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी परवाह करने की क्षमता, संबंध प्रबंधन, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और संबंध बनाने की क्षमता। तो कहने का मतलब ये इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत रह सकते हैं। जब आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो आप उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक रुख रख सकते हैं
और उनके साथ बेहतर ढंग से संवाद कर सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब इतना है, देखिए पहले आपको था क्या, सामाजिक बुद्धि और व्यक्तित्व विकास के बारे में। तो सामाजिक बुद्धि जो थी, मतलब समाज के साथ मिलकर हम कैसे जो है डेवलपमेंट करा सकते हैं, उसके बारे में बात थी कि भाई हमारे अंदर ऐसे इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि हम जो समाज के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, तब हम उनसे अच्छी तरीके से जुड़ेंगे। दूसरी बार इन्होंने कह दिया कि इमोशनल तौर पे बुद्धिमत्ता क्या होती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये होता है कि एक तो अपने इमोशंस पे काबू रखना और सही निर्णय लेना। दूसरा ये होता है कि आप दूसरे के इमोशंस को परखें और दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करें, उनके इमोशंस को समझने के साथ में। और तीसरी जो चीज़ है आपकी, वो है आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या होती है, सोशल इंटेलिजेंस मतलब कि सामाजिक इंटेलिजेंस, समाज के साथ कैसे जुड़ना, कैसे बात करना, कैसे बिहेव करना। इमोशनल इंटेलिजेंस, आप इमोशनली आपको बिहेव करना है, दूसरों को इमोशनली लेना है, मतलब कि उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है और बिहेव करना है, और अपने को बहुत सारी चीज़ों में इमोशनली बेवकूफ़ भी नहीं बनना है, ये भी चीज़ का ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक बुद्धि का अर्थ है कि अपनी आत्मा और अस्तित्व के बारे में गहरी समझ हासिल करना, मतलब कि अपने आप को ही पहचानना कि भाई अपन क्या है और जीवन का असली अर्थ क्या है, और उसका उद्देश्य खोजने की क्षमता। और जबकि व्यक्तित्व विकास का मतलब होता है अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को बेहतर बनाने में नियंत्रण। तो पर्सनैलिटी में तो अपन अपनी पर्सनैलिटी को सुधार करने की कोशिश करेंगे, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का मतलब कि हम आध्यात्मिक तौर पे जो है अपने आप को पहचानने की भी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपको मैंने ये जो क्लास ली है, इसमें मैंने आपको टोटली ये बताना चाहा है। अब मैं इसका सार बता देता हूँ आपको, और आपको पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको किताब उठा के पढ़ने लगेंगे तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा टफ लगे, और अगर आप इसको एक कहानी के तौर पे या एक जनरल डिस्कशन के तौर पे जब आप पढ़ेंगे, या फिर आप जब ये वीडियो सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा। मैं कई चीज़ों को बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बार बार आए। इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार जब आप सुनेंगे, आपने कहीं मोबाइल लगा दिया, अगर ये स्पीड में जा रहा है तो आप उसकी स्पीड को भी डाउन करके सुन सकते हैं, पर आप इसको सुनेंगे अगर, तो निश्चित तौर पे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि कुछ भी नहीं है, पहली यूनिट जो है वो पर्सनैलिटी के बारे में ही कह रही है कि भाई पर्सनैलिटी की गति के बारे में बताया उनने, उसका नेचर कैसा होता है और उसका निर्धारक क्या होता है, फिर अलग अलग जो लोग हैं उनने क्या क्या बोला है। दूसरी यूनिट में आपने जो है आत्मनियंत्रण, आत्मलचीलापन, आत्मसम्मान, दृढ़ता को प्रभावित करने वाले कारक, ये इस तरीके की चीज़ें पढ़ी है। और तीसरी यूनिट जो है वो सामाजिक इंटेलिजेंस क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या होता है, इनके बारे में पढ़ा है। तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आने हैं दोस्तों। इनको जो मैंने बोला है, इसी चीज़ को आप अच्छे से पढ़ें, बार बार सुने, आपको अच्छे से नंबर आएंगे निश्चित तौर पे। और आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इसमें आपको आगे और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, मैं प्रयास करूँगा। क्योंकि अभी अभी में ऐसा हो रहा है दोस्तों कि इस समय बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है एग्जामिनेशन का। तो कई सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं कि हमें इस टॉपिक पे चाहिए, मैं एक शॉर्ट प्रिपरेशन हमको करनी है एग्ज़ाम के लिए, तो सर प्लीज़ इस टॉपिक पे बनाइए, उस टॉपिक पे बनाइए। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इतने कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको एक तरीके से, एक कम से कम आपके सिलेबस का आपको एक जनरल भ्रमण तो करा दूँ कि आपको उसका एक ऐसा पॉइंट पकड़ में आ जाए कि आपको क्या लिखना है परीक्षा में, और परीक्षा में सभी आंसर लिख के आने हैं। ये टॉपिक्स इतने कठिन नहीं है, आप इसको समझेंगे तो भी आप ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के आएंगे, और आंसर छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है आपको। टॉपिक अगर उस टॉपिक को आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो ज़रूर आपको उसमें ही आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी भला हो, आपका भी भला हो और सबका भला हो। यही अपन ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पढ़ा था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।